यहाँ से बिंदु से दूर कौन जा रहा है? हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं, क्या यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में क्या है मेरे दोस्त, इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग सोल्यूशन करेंगे मॉडल पेपर के सेट 1 का। क्या मॉडल पेपर के सेट 1 का सोल्यूशन करेंगे, जो कि क्या है फिजिक्स है। क्या फिजिक्स के मॉडल पेपर सेट 1 का सोल्यूशन करेंगे। और 2025 एग्जाम के लिए तमाम क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यदि आपका भी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है और आपको भी डर लग रहा है कि फिजिक्स का तैयारी जो मेरा कंप्लीट नहीं है और जिसके कारण मुझे एक मतलब 50 से 60 अंक आकर के ही रह जाएगा, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट आज कर दिए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट 1 फिजिक्स का। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न। और उसके बाद हम इसमें बताएंगे लास्ट में कि इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा। क्या इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, और पीडीएफ के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि आपको हम बताएं ना कि जब तक आपका भाई आपके साथ है आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया मॉडल पेपर 1 का। क्या मॉडल पेपर 1 का सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि साइक्लोट्रॉन क्या है। क्या साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके दो परिसीमाएं बताएं। क्या करना है, इसके दो परिसीमाएं बताएं। मतलब कई बार एग्जाम में लगातार पूछा जा चुका है कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जब भी हम आंसर राइटिंग करें तो आंसर राइटिंग स्किल को हमें फॉलो करना है। एक टॉपर जो जिस तरह से लिखता है उसी तरह से हमें आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बोला कि साइक्लोट्रॉन के बारे में लिखने के लिए तो हेडिंग यहाँ से निर्माण करेंगे साइक्लोट्रॉन। क्या साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन हम लोग हेडिंग बना दिए। इस लाइन को छोड़ देंगे और यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें क्या लिखना है, तो साइक्लोट्रॉन के बारे में लिखना है कि साइक्लोट्रॉन जो होता है आखिर में क्या होता है, उसे किसे कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा अंतर है। क्या है, साइक्लोट्रॉन जो है एक ऐसा अंतर है, यहाँ से क्या कर लीजिएगा अंतर है, जिसके द्वारा प्रोटॉन ड्यूट्रॉन या यहाँ से क्या या इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को उच्च गतिज ऊर्जा तक प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। ऐसे इससे आवेशित कण त्वरित्र भी कहा जाता है। क्या होता है, इससे आवेशित जो कण होते हैं त्वरित्र भी कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसका क्या लिखना, हम इसका दो परिसीमा लिखना था। यहाँ से हम लोग हेडिंग का निर्माण कर देंगे परिसीमाएं। क्या कर देंगे, परिसीमाएं हेडिंग का निर्माण कर देंगे और यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला परिसीमा इसका क्या लिखेंगे कि यह यंत्र उन कणों को गति देने या तेज करने में असमर्थ है जिनमें कोई आवेश नहीं होता है। मतलब कि क्या है कि साइक्लोट्रॉन जो है उन कणों को गति देने या तेज करने में असमर्थ है जिनमें कोई आवेश नहीं होता है। मतलब क्या है कि जिनमें सिर्फ आवेश होता है उसी को साइक्लोट्रॉन जो होता है उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकता है। ठीक है, और दूसरा इसका परिसीमा क्या है, तो दूसरा परिसीमा है कि साइक्लोट्रॉन में एक विशाल क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र रखना जो होता है बहुत कठिन हो जाता है। इतना आपको लिखना है। उसका दूसरा प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपका मॉडल पेपर का प्रश्न है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, दोनों का एक एक उदाहरण देना है। क्या करना है, दोनों का एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हमें बताया गया, हमें यह कहा गया प्रश्न में कि ओमीय प्रतिरोध के बारे में लिखने के लिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे ओमीय प्रतिरोध, हेडिंग का निर्माण किया। उसके बाद लिखेंगे कि आखिरकार ओमीय प्रतिरोध कहते हैं किसको। तो देखिए जो चालक जो होगा वो ओम के नियम का पालन करेगा। क्या वैसे
जो चालक ओम के नियम का पालन करेगा तो उसके प्रतिरोध को हम लोग ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। और अनओमीय प्रतिरोध जस्ट इसका उल्टा है कि वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है तो उसके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसके उदाहरण के लिए हमें क्या करना, तो उदाहरण के लिए आपको इसी तरह से लिखना है कि उदाहरण के लिए तो मैग्नीज का तार, क्या उदाहरण के लिए मैग्नीज का जो तार है ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। कैसा प्रतिरोध का उदाहरण है? ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। और उसके बाद दूसरा, इसी में हमें जवाब देना था, इसी में हमको बताना था अगला क्या है कि अनओमीय प्रतिरोध। तो इसके बारे में जानते हैं कि वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, मतलब जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनकी प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल नहीं आपको भूलना है देने, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए नहीं भूलना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे उदाहरण के लिए। तो इसमें क्या लिख देना है कि डायोड बल्ब का जो प्रतिरोध होता है अनओमीय प्रतिरोध होता है। क्या होता है? अनओमीय प्रतिरोध होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार लगातार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद तीसरा प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। इसी तरह से एग्जाम में आपसे हूबहू क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। और आपको हम बताएं ना, केवल 5 गो सेट आपको तैयार करना है फिजिक्स में, और इसमें से कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पूछा है, और दूसरा स्टेप क्या है कि इसके 2 गुण को लिखने के लिए कहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप सिर्फ, कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि सिर्फ लिख देते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में लिख देते हैं कि क्या होता है। तो यदि आप एक चीज के बारे में लिखते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 2 टर्म दिया गया है, 2 पद दिया गया है, तो दोनों को लिखते हैं तो 1 + 1 = 2 अंक आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे बात आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को लिखने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका लिखने का तरीका क्या है। तो हम लोग हेडिंग का निर्माण करेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसी के बारे में लिखा जाए या किसी के बारे में परिभाषा पूछा जाए तो उसका हेडिंग का निर्माण सबसे पहले हम लोग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा को बताती है। क्या करती है? विद्युतीय तीव्रता की दिशा को बताती है। उसके बाद फिर क्या कहा कि इसके गुण को लिखना है। तो इसके गुण को हम लोग कैसे लिखेंगे, बस यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गुण को डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे भूमिका भी निर्माण कर देना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है इसके गुण को लिख रहा है। तो गुण में सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या हो गए, धन आवेश से शुरू होगा, मतलब प्लस से शुरू होगा, और ऋण मतलब कि माइनस पे खत्म हो जाएगा। क्या होगा? माइनस पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यह है कि कोई भी 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी 2 वैद्युत क्षेत्र रेखा होगा वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस तरह से नहीं करेगा। यदि इस तरह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर देता है तो समझिए वह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है। यही है इसका गुण। पहला गुण क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है धन आवेश से शुरू होकर के ऋण आवेश पे खत्म होती है। और दूसरा इसका क्या गुण है कि कभी भी 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को नहीं काटती है। उसके बाद चौथा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है काफी स्पेशल प्रश्न है कि चुंबक के 2 विशिष्ट गुण क्या है, मतलब बताना है कि चुंबक के 2 विशिष्ट गुण लिखना है। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग यहाँ से लिखेंगे थोड़ा सिंपल कि चुंबक के 2 विशिष्ट गुण निम्नलिखित है। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपका कॉपी जो रहे अदर स्टूडेंट से अलग दिखे। और आपको यदि इस तरह से अलग आप दिखाइएगा कॉपी, तभी आपको पूरा में से पूरा अंक जरूर दिया जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले चुंबक के दो विशिष्ट गुण को लिखना है। तो पहला गुण यहाँ पे क्या आता है, तो पहला गुण में आता है आकर्षण का गुण और दूसरा का यहाँ पे आता है दैशिक गुण। तो बात यहाँ पे आता है कि आकर्षण गुण किसे कहा जाता है और दैशिक गुण किसे कहा जाता है। तो आकर्षण गुण को हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं, आकर्षण गुण को देखते हैं। तो आकर्षण गुण कहता है कि जिसके कारण उसमें चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता होती है, वही क्या है, आकर्षण गुण है। और उसके बाद दैशिक गुण क्या होता है, तो दैशिक गुण का मतलब क्या होता है कि विद्युत जिसके कारण वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में लगभग उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दृष्ट रहता है। मतलब दैशिक गुण जो होता है चुंबक के वे गुण होते हैं जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यदि उसको हम रखते हैं तो वह स्वतः क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्या होता है, दृष्ट हो जाता है, घूम जाता है। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत आवेश क्या है, मतलब लिखना है कि वैद्युत आवेश क्या है और इसके गुणों को लिखना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। और आप लोग क्या करते हैं, कभी भी एग्जाम का जो पेपर होता है, क्वेश्चन होते हैं, उसको आप लोग निकाल के देखवे नहीं करते हैं। आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। और अभी तक आपका तैयारी कुछ भी नहीं हुआ, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जितना हम सिर्फ सोल्यूशन करवाते हैं उतना आप कर लीजिए, एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको एक बेहतर अंक जरूर मिलेगा। तो हमें लिखना था यहाँ पे कि वैद्युत आवेश के बारे में, क्या विद्युत आवेश क्या है, इसी के बारे में हमें लिखना है। तो इस लाइन को छोड़िए और यहाँ से लिखना स्टार्ट करें किए हैं कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, क्या है कि विद्युत आवेश जो है वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कितना आसान और इजी शब्द है कि विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश जो है वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बोल दिया था दूसरा पार्ट में कि इसके गुण को लिखना है। तो इसके दो प्रमुख गुण निम्नलिखित है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे और एक एक करके इसके गुण को लिख देंगे। तो सबसे पहला इसका गुण, इसका क्वालिटी क्या है कि विद्युत आवेश योगात्मक होते हैं। क्या होते हैं कि वैद्युत आवेश जो होते हैं हमेशा योगात्मक होते हैं। और दूसरा यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं। क्या होता है कि विद्युत आवेश जो होता है संरक्षित होता है, ना ही विद्युत आवेश का निर्माण किया जा सकता है और ना ही विद्युत आवेश को नष्ट किया जा सकता। मतलब कहा जा सकता है कि वैद्युत आवेश जो होता है संरक्षित होता है। उसके बाद छठा प्रश्न हमारे पास है कि कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है, बताना है कि कूलॉम के नियम जो है उसकी क्या सीमाएं। तो इसका आंसर क्या होगा कि कूलॉम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहला इसका लिमिट्स क्या है, इसका सीमा क्या है कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। मतलब कूलॉम का जो नियम है केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है, क्या केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। और दूसरा इसका सीमा क्या है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। मतलब यहाँ से क्या है कि वहाँ कूलॉम का जो नियम है यहाँ पे स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। ठीक है। और उसके बाद तीसरा इसका सीमा क्या है कि यह नियम 10⁻⁻14 मतलब 10⁻⁻14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यहाँ से सीधा सा आप लोग इस तरह से याद रखिएगा कि कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है कि यह सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है, यह सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। और तीसरा यहाँ पे इसका सीमा क्या है कि यह जो होता है यह जो नियम होता है, जो कूलॉम का नियम होता है वह क्या होता है 10⁻⁻14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। उसका सातवां प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है काफी स्पेशल प्रश्न है और इसको आप लोग जितना स्टार लगाना चाहते हैं उतना स्टार लगा लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में लगातार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किर्चहॉफ मतलब कि किरचॉफ। आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जो यहाँ पे देखते हैं कि किर्चहॉफ लिखा हुआ है, किर्चहॉफ का मतलब समझ में नहीं करते हैं और आप लोग पढ़ते हैं कि किरचॉफ के बारे में पढ़ते हैं। तो किर्चहॉफ को किरचॉफ की भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कि किरचॉफ के नियम को लिखना है कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। एक टॉपर किस तरह से किरचॉफ को नियम को लिखता है और यदि हमें पूरा में से पूरा अंक चाहिए तो किरचॉफ के नियम को किस तरह से लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग का निर्माण कर देंगे किरचॉफ का नियम। क्या किरचॉफ का नियम। उसके बाद लिखेंगे कि विद्युत परिपथ में धारा एवं विभवांतर के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए जो इस प्रकार है। यहाँ से ध्यान रखना है कि विद्युत का जो परिपथ होता है उसमें धारा और विभवांतर के वितरण को
बंटवारा को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने क्या किया, दो नियम दिया। क्या किया, दो गो नियम दिया, और जो इस प्रकार है। तो सबसे पहला नियम किरचॉफ क्या दिए थे, क्या सबसे पहला नियम किरचॉफ क्या दिए थे, तो यहाँ से आपको लिखना है पहला नियम। क्या यहाँ से लिखना है पहला नियम। तो इसके अनुसार क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का बीजीय योग जो होता है ना, शून्य होता है। क्या होता है कि इस पहला नियम किरचॉफ का यही कहता है कि किसी संधि पर या किसी बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का जो बीजीय योग होता है मेरे दोस्त, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको क्या और लिख देना है कि बिंदु की ओर जाने वाली धारा जो होती है धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। और धनात्मक कहने का मतलब प्लस होती है, एवं बिंदु से दूर जाने वाली जो धारा होती है वह ऋणात्मक होती है, मतलब निगेटिव होती है। यहाँ पे सीधा सा समझना है कि बिंदु की ओर जो धारा जा रहा है वो होगा क्या, धनात्मक, और बिंदु से जो दूर धारा जाता है वो होगा ऋणात्मक। जैसा कि यहाँ पे चित्र का निर्माण किया गया है, तो इस फिगर में देखना है, इस चित्र में देखना है कि यहाँ पे देखिए बिंदु यहाँ पे दिया गया है। तो बिंदु की ओर कौन कौन से धारा आ रहा है, तो बिंदु की ओर I1 आ रहा है और I2 आ रहा है। तो I1 और I2 जो होगा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि बिंदु से जो दूर धारा जाता है वह क्या होती है, धारा जो जाता है वह ऋणात्मक होता है। तो बिंदु यहाँ पे, और बिंदु से दूर बाहर कौन जा रहा है, तो बिंदु से बाहर I4 और I3 जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है किरचॉफ का पहला नियम कि कहता है कि संधि, यहाँ पे किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का जो बीजीय योग होता है शून्य होता है। मतलब यहाँ पे क्या, सीधा से यहाँ पे हम लोग समझें कि यहाँ बिंदु की ओर आने वाली धारा तथा बिंदु से दूर जाने वाली धारा का हम लोग जब बीजीय योग करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग जब बीजीय योग करेंगे तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे चित्र से। क्या लिखेंगे, चित्र से। मतलब कि क्या है कि I1 प्लस I2, ये सब क्या है, I1 प्लस I2 जो है बिंदु की ओर धारा जा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव है। और I3 और I4 जो है बिंदु से दूर जा रहा है, मतलब कि निगेटिव है। और इस सब का जब बीजीय योग करेंगे ने, तो यहाँ से इसका मान क्या आएगा, यहाँ से इसका मान 0 आ जाएगा। क्या, यहाँ से इसका मान 0 आ जाएगा। और इसी तरह से यदि हम यहाँ से I3 और I4 को यहाँ पे बराबर के दूसरे साइड भेजते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर में I3 माइनस I4। मतलब यहाँ से क्या स्पष्ट हो गया कि बिंदु की ओर जाने वाली धारा तथा बिंदु से बाहर जाने वाली धारा जो होती है आपस में बराबर होती है। क्या, आपस में बराबर होती है। बस आपको इतना लिखना है। उसके बाद किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम का कहना, यहाँ से हम लोग लिख देंगे दूसरा नियम। तो दूसरा नियम किरचॉफ का क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युतीय परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजीय योग होता है ना, परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या होता है, परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारे यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रहा है I1, और इसका जो होता है प्रतिरोध होता है R1 है। ठीक है। उसके बाद I2 का प्रतिरोध I2 का प्रतिरोध R2 है तथा I3 का प्रतिरोध R3 है। और इसमें विद्युत वाहक बल जो लगा है यहाँ पे E लगा हुआ है। क्या, इसमें E विद्युत वाहक बल लगा हुआ है। तो इसका बीजीय योग जो होता है, इसका गुणनफल जो होता है, इस सब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो चित्र से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग चित्र से लिखेंगे कि बंद परिपथ में विद्युत धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजीय योग होता है, क्या होता है, बीजीय योग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 और प्लस में R2 इंटू I2 इंटू R2 और माइनस में क्या हो जाएगा, I3 इंटू R3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि परिपथ में लगा विद्युत वाहक बल क्या है, E है। क्या, परिपथ में जो लगा विद्युत वाहक है बल है, E है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार यहाँ से सीधा सा हो जाएगा कि E इजकल टू I1 R1 प्लस I2 R2 और माइनस में I3 R3 हो जाएगा। ठीक है। अब बस आपको इतना लिखना है, और इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपको 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। और इसको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया किरचॉफ का नियम, तो ये क्वेश्चन क्या करता है, सेम ही रहता है। इतना कभी कभी 5 अंक में भी पूछ लेता है। तो इसको आप लोग जितना स्टार लगाना चाहते हैं उतना स्टार लगा लीजिएगा। 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है।
उसके बाद अगला यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो 8वां प्रश्न का क्या करना है? तो 8वां प्रश्न काफी पॉपुलर है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधकता एवं विद्युतीय चालकता से आप क्या समझते हैं? मतलब सीधा सा बताना है कि प्रतिरोधकता एवं विद्युतीय चालकता से क्या समझते हैं, या प्रतिरोधकता या विद्युतीय चालकता किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ प्रतिरोधकता। क्या प्रतिरोधकता? तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, जिसे हम लोग R के द्वारा सूचित करते हैं, चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिरोध मतलब R समानुपाती 1/A हो जाएगा। ठीक है, 1/A हो जाएगा। और यहाँ पे R इजकल टू समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा, रो आएगा। क्या? एक स्थिरांक आएगा, रो आएगा। और यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से लिख देना है कि जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहा जाता है। क्या? जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहा जाता है। मतलब सीधा सा समझिए कि यहाँ पे जो नियतांक है वो रो आया ना, इसे हम लोग रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग रो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नियतांक एक रो आया उसी को चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमारा इक्वेशन, यहाँ समीकरण 1 जो यहाँ पे दिया गया है कि R इजकल टू रो L/A यहाँ पे दिया गया है। राइट, तो यहाँ से हम यदि रो का मान निकाल लेते हैं तो रो बराबर में क्या हो जाएगा? रो बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे A जो है इधर भाग में तो उधर गुना में चल जाएगा। मतलब RA अब बटा में यहाँ पे L है, गुना में तो यहाँ से आ जाएगा भाग में बटा L। मतलब सीधा सा यहाँ समझा जाए कि रो बराबर मतलब प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा? रो इजकल टू RA/L होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा एक चीज और लिख देना है कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। राइट, उसके बाद अगला इसी में था कि विद्युतीय चालकता किसे कहते हैं? हम लोग इससे क्या समझते हैं? तो किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युतीय चालकता कहते हैं। मतलब हम लोग जो अभी पढ़े हैं प्रतिरोधकता, जिसे हम लोग रो के द्वारा सूचित करते हैं, तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 1/रो कर देंगे, तो यही क्या कहला जाएगा? विद्युतीय चालकता कहला जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि विद्युतीय चालकता को के, यहाँ से के इसको नहीं पढ़िएगा, कप्पा। क्या? कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? कि विद्युतीय चालकता को कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। अतः विद्युतीय चालकता बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोधकता का उल्टा होता है और प्रतिरोधकता को रो कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कप्पा इजकल टू हो जाएगा 1/रो हो जाएगा। क्या? 1/रो हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पे के बराबर 1 तो है, 1 है, और रो बराबर क्या होता है? तो रो बराबर होता है, हम लोग यहाँ से पढ़वे किए हैं कि रो बराबर मतलब प्रतिरोधकता बराबर होता है RA/L होता है। क्या? RA/L होता है। तो यहाँ से हम लोग रो के स्थान पे क्या लिख देंगे? RA/L। तो यहाँ से हम लोग हमारा जो कप्पा बराबर मतलब के बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या होगा? इसको हम पलटेंगे। मतलब यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह से जब इक्वेशन रहता है कि 1/RA/L रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है? इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, मतलब L/RA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L/RA हो जाएगा। यहाँ से सीधा से इसका इक्वेशन यही बन गया कि विद्युतीय चालकता बराबर मतलब के बराबर मतलब कप्पा बराबर L/RA होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका SI मात्रक को हम लोग जरूर इंक्लूड कर देंगे, शामिल कर देंगे कि विद्युतीय चालकता का जो SI मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कई बार एग्जाम में लगातार ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर का है कि शैथिल्य पास क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। इसकी सहायता से धारणशीलता एवं निग्राहिता को समझाना है। क्या करना है? इसमें सबसे पहले लिखना है कि शैथिल्य पास क्या है और इसकी सहायता से धारणशीलता तथा निग्राहिता को समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे शैथिल्य पास का डिफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो शैथिल्य पास आखिर होता है क्या? कि चुंबकन तीव्रता से
चुंबकन तीव्रता से चुंबकन क्षेत्र का पीछे छूट जाने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, वही शैथिल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शैथिल्य कहलाता है। शैथिल्य का प्रभाव यह होता है कि जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकन वक्र से गुजरता है तो जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। ऊर्जा में यह कमी शैथिल्य ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? कि ऊर्जा में यह जो कमी होता है ना, वो शैथिल्य ह्रास कहलाता है। उसके बाद इसी के सहायता से हमें धारणशीलता को परिभाषित करना था। क्या? धारणशीलता को परिभाषित करना था। तो धारणशीलता आखिरकार होता है क्या? तो धारणशीलता का मतलब क्या होता है कि जब चुंबकीय बल घटकर शून्य हो जाता है तब अवशिष्ट चुंबकत्व का मान धारणशीलता कहलाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा टर्म इसका क्या है कि निग्राहिता किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? निग्राहिता किसे कहते हैं? तो निग्राहिता उस व्युत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र का मान है जो चुंबकीय पदार्थ पर इस प्रकार आरोपित किया जाता है ताकि वह विशेष चुंबकत्व को घटाकर शून्य कर दे। क्या? विशेष चुंबकत्व को घटाकर शून्य कर दे। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, काफी स्पेशल प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। काफी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को निकाल करके देखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप लोग क्या समझते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, यहाँ पे हेडिंग का निर्माण करेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय यहाँ पे तत्व लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, मतलब चुंबकीय तत्व कहा जाता है। मतलब सीधा सा समझना है कि किसी स्थान पर यदि हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को ज्ञात करना है, तो जिन राशि के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा प्राप्त होता है ना, उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय तत्व कहा जाता है। और पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ये तत्व निम्नलिखित है। क्या? पृथ्वी के जो चुंबकीय तत्व होते हैं वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है दिक्पात आता है, दूसरा नति या नमन आता है, और तीसरा आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्या? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन पृथ्वी के चुंबकीय तत्व है। तो यहाँ पे 3 जो है पृथ्वी का मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर चुंबकीय तत्व है। इसको आप लोग आज जरूर रखिएगा। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके 4 गुणों को लिखना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग का निर्माण करेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंग होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती है तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। उसके बाद इसके गुण को लिखना है, इसके प्रॉपर्टीज को लिखना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित है। क्या? इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित है। तो इसका प्रमुख गुण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का जो प्रमुख गुण होता है क्या होता है? तो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग गति है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा यहाँ से क्या विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? कि वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है एक गति है, एक प्रकार का गति है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ से लिखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में ई का मान, मतलब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात जो होता है एक निश्चित मान होता है। क्या होता है? एक निश्चित मान होता है। मतलब ई बटा बी इजकल टू सी होता है। क्या होता है? ई बटा बी इजकल टू सी होता है। और यहाँ से एक चीज आपको और याद रखना है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है निम्नलिखित सूत्र के द्वारा दी जाती है। मतलब सीधा सा क्या है कि यदि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल का हमें चाल निकालना है तो उसके लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? C इजकल टू 1 बटा अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को ज्ञात करने के लिए।
उसके बाद इसका लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग का वहन करती है। क्या करती है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है ऊर्जा और संवेग का वहन करती है। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न जो कि काफी खतरनाक है और कई बार एग्जाम में बिहार बोर्ड के द्वारा लगातार पूछा जा चुका है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें को बताना है, इसकी शर्तें को बताना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हेडिंग का निर्माण किया और यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन आखिरकार किसे कहा जाता है या इससे हम लोग क्या समझते हैं। कई बार एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, काफी आसान है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। हम लोग जानते हैं कि माध्यम दो होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो जब क्या होता है कि प्रकाश के जो किरण होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो इस प्रकार प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यहाँ से सीधा सा समझना है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन का कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता जाए तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। अतः इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। काफी आसान शब्द में लिखा गया है और इस तरह से लिखिएगा तो एग्जाम में एक भी अंक नहीं कटेगा और इस फिगर का निर्माण कर देना है। ठीक है, काफी इजी है। उसके बाद अगला यहाँ पे दिया गया, इसके शर्त को लिखना है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का निम्नलिखित शर्त है। क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित शर्त है। तो सबसे पहला यहाँ पे शर्त, इसका कंडीशन क्या है कि प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्या? यदि हम चाहते हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो इसके लिए सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका कंडीशन, इसका शर्त क्या है कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से, यहाँ से ध्यान रखिएगा, सघन माध्यम से किस में जाना चाहिए? विरल माध्यम में जाना चाहिए। किसमें? विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और दूसरा इसका शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपतन कोण का जो मान है क्रांतिक कोण के मान से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि क्रांतिक कोण को परिभाषित करना है। क्या करना है? क्रांतिक कोण को परिभाषित करना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्रांतिक कोण आखिरकार किसे कहा जाता है, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि क्रांतिक कोण प्रकाश किरण के माध्यम पर निर्भर करता है। क्या करता है कि क्रांतिक कोण जो होता है प्रकाश किरण के माध्यम पर निर्भर करता है। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया जो कि काफी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से कि प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में क्या अंतर है। मतलब सीधा सा आपको बताना है कि प्रकाश तरंग जो होता है और एक होता है पदार्थ तरंग, एक क्या होता है? पदार्थ तरंग। दोनों में अंतर को बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ से लिखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है कि प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। इसी तरह से लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे अंतर जो होता है कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है कि प्रकाश तरंग जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, जबकि पदार्थ तरंग डी ब्रोगली तरंगे होती है। क्या होती है? पदार्थ तरंग जो होती है डी ब्रोगली तरंग होती है। और दूसरा यहाँ पे अंतर क्या है कि प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है, जबकि पदार्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, क्या तरंग, यहाँ से थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू यहाँ पे संवेग दिया गया है। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा कि इसमें क्या होता है, इसका आंसर यहाँ से क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। और एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना है। क्या करना है? एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना है। यहाँ से आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। मतलब सीधा सा समझिए कि प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है ना, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है, लेकिन यहाँ
तरंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है मेरे दोस्त लेमडा इजकल टू, क्या लेमडा इजकल टू एच बटा पी से प्राप्त होता है। क्या होता है, लेमडा इजकल टू एच बटा पी से प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो पी दिया गया है यह क्या है, संवेग है। क्या है, यहाँ पे जो पी दिया गया है यह संवेग है, राइट। उसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक्स किरण के उपयोग को लिखना है। क्या करना, कि एक्स किरण जो होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे, भूमिका का निर्माण करेंगे कि एक्स किरण का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। तो सबसे पहले क्या है कि एक्स किरण जो होता है इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। मतलब एक्स किरण का जो उपयोग होता है ना चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, आप लोग नाम भी सुने होंगे कि एक्सरा, क्या एक्सरे के नाम सुने होंगे, एक्सरे के नाम सुने होंगे। तो एक्सरे जो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है एक्स किरण के मदद से ही किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग चिकित्सा विज्ञान में, ठीक है। और दूसरा उपयोग जो होता है एक्स किरण का कि एक्स किरणों द्वारा क्रिस्टलों और उनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय घनत्व से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। तो यहाँ से सीधा सा लिखना है कि किसी परमाणु के नाभिक का घनत्व नाभिकीय घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, कि किसी परमाणु के नाभिक का जो घनत्व होता है नाभिकीय घनत्व कहलाता है। और उसके बाद इसमें पॉइंट में करके लिखना है कि यह सभी नाभिकों के लिए समान होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसका औसतन मान जो होता है, क्या नाभिकीय घनत्व का जो औसतन मान होता है 2.3 इंटू 1017। यहाँ से ध्यान आप लोग दीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है और एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका मान क्या इतना हो जाएगा केजी मीटर प्रति क्यूब होता है, क्या, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नाभिकीय घनत्व नाभिक की द्रव्यमान संख्या या आकार पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है कि नाभिकीय घनत्व जो होता है नाभिक के द्रव्यमान संख्या और आकार पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नैज अर्धचालक एवं अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर को बताना है कि नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में क्या अंतर है। तो इसमें लिखेंगे कि नैज अर्धचालक एवं अपद्रव्य अर्धचालक में प्रमुख अंतर जो है निम्नलिखित है। तो सबसे पहला यहाँ पे अंतर, इसका डिफरेंस क्या है, इसका अंतर कि नैज अर्धचालक जो होता है शुद्ध होता है जबकि अपद्रव्य अर्धचालक जो होता है अशुद्ध होती है। क्या होती है, अशुद्ध होती है। उसका दूसरा अंतर क्या है कि नैज अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि अपद्रव्य अर्धचालक में ये समान नहीं होते, ये समान होते हैं, समान नहीं होते हैं किसमें, नैज अर्धचालक में, लेकिन अपद्रव्य अर्धचालक में समान होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है कि नैज अर्धचालक में किसी भी तरह की अशुद्धियाँ नहीं होती है जबकि अपद्रव्य अर्धचालक में अशुद्धियाँ होती है। क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है। और उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पे अंतर लिख देना है कि नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजक अशुद्धियाँ मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक बनता है जबकि पंच संयोजक अशुद्धियाँ मिलाने पर एन प्रकार अर्धचालक बनता है। बस आपको इतना लिखना है। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी लगातार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उन दो कारकों के नाम लिखे जिनसे टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल का प्रास बढ़ाया जा सकता है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि निम्नलिखित दो कारक है जिनसे टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल का जो प्रास होता है बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहला टावर क्या है, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहला यहाँ पे कारक है कि टावर के ऊंचाई को बढ़ा करके, यदि हम टावर के ऊंचाई को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल का प्रास बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि प्राप्त एंटीना की ऊंचाई को बढ़ा करके, मतलब जो एंटीना होता है उसकी ऊंचाई को हम लोग बढ़ा देते हैं जिससे यह प्रसारण एंटीना से आते हुए सिग्नल को सीधा अवरुद्ध कर सके। और सबसे लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 5 स्टार कर दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाना है कि ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय आखिर कैसे होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली के तार में धारा के प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा ट्रांसफर होता है उसमें दो
तरह के कुंडली पाए जाते हैं, सबसे पहला प्राथमिक कुंडली और दूसरा होता है द्वितीयक कुंडली। तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली के तार में धारा प्रवाहित हम लोग कराते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है, जिसे ताम्र क्षय कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है, काफी आसान प्रश्न है। तो चलिए हम लोग समझ गए होंगे कि हमें एग्जाम में किस तरह से लिखना, और पूरा जो आपका फिजिक्स है क्या है, यहाँ पे पूरा फिजिक्स का मॉडल सेट 1 का पूरा सॉल्यूशन करवा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि इसका पीडीएफ, क्या इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसके पीडीएफ को लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए, इसका पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, बिल्कुल पीडीएफ का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज हम लोग करवा दिए हैं सेट 1 का, और इसी तरह से हम लोग फिजिक्स का 5 सेट करवाएंगे, और 5 सेट आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, एग्जाम में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर